गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का बजट आ चुका है फाइनली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस बजट में। बच्चों के मन में हमेशा ये रहता है कि जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो स्टेट पीएससी के लिए या फिर यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं दोनों। तो क्या क्या चीज़ें आपको इनमें से पढ़नी चाहिए, उन सब चीज़ों के ऊपर हम एक डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इस साल का जो बजट है वो काफी डिस्कशन में रहा। अ, जो 12 लाख तक की इनकम के ऊपर सरकार ने बोला कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो काफी चर्चा में रहा। लोगों को काफी राहत उससे महसूस हो रही है। तो वो सब चीजें हम देखेंगे कि क्या वो सरकार ने उस चीज के ऊपर रिबेट दिया है या फिर उसको एग्जेम्प्ट किया है। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। और बजट में और भी जो भी चीजें हैं सब हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे उन सब वीडियोस की। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं कि बजट की जब भी हम बात करते हैं, हर साल सरकार अपना बजट लेके आती है। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार अपना बजट लेके आती है। अब इस बजट में बेसिकली सरकार दो चीजों की बात करती है। एक तो एक्सपेंडिचर की बात इसमें की जाती है। तो बजट, किसी भी बजट में सिर्फ दो ही चीजों की बात की जाएगी। एक्सपेंडिचर की बात की जाएगी और इनकम की बात की जाएगी। ठीक है, इन्हीं के आसपास पूरा बजट आपका घूमता है कि सरकार जो आने वाले साल में कहां कहां से पैसा कमाएगी, कहां कहां से सरकार के पास पैसा आएगा, और अगले आने वाले साल में सरकार उस पैसे को कहां कहां पे यूटिलाइज करेगी। यही बेसिकली बजट है। ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का वर्ड कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। द वर्ड बजट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आर्टिकल 112। और आर्टिकल 112 में बजट की जगह जो वर्ड दिया हुआ है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये बोलता है कि हर साल प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी है कि वो पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले डाउन करे। ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट की जगह पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो बजट को पेश करता है पार्लियामेंट में। ठीक है। अब ये बजट बनाने का जो काम है, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एक बार आ चुका है यूपीएससी में, कि जो बजट बनाने का काम है ये कौन सा डिपार्टमेंट करता है। ठीक है। तो बजट बनाने का जो काम है ये करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो बजट बनाने का काम करता है। अब बजट जब बनाता है तो उसके बाद बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है एज मनी बिल। ठीक है, मनी बिल आप जानते हो आर्टिकल 110। अब मनी बिल बेसिकली बजट में ना दो बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक बिल होता है फाइनेंस बिल और दूसरा बिल होता है अप्रोप्रिएशन बिल। तो बजट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, यही जो मैंने यहां पे आपको बताया, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो ये दोनों चीजों को अलग अलग बिल्स के थ्रू लोकसभा में पेश किया जाता है। तो जो भी आपकी इनकम है, ठीक है, जो इनकम वाली साइड है वो पेश की जाती है एज फाइनेंस बिल, और जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है उसको ले डाउन किया जाता है एज एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है। और ये दोनों बिल्स एज मनी बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में, ये आपको याद रखना है। इसमें से कहीं से भी स्टैटिक चीजों पे आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अभी जो इस बार वाला केस होने जा रहा है 2024 वाला, जो 2025 में होने जा रहा है 23 फेब को, उसमें भी चांसेस हैं कि इस वाले बजट से कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि देखो ये बजट ऐसा नहीं है
कि सारा की सारी चीजें बिल्कुल नई इस बजट में आ गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बजट में जो भी चीजें होती हैं, जब भी एक एक ही सरकार काफी टाइम से काम कर रही होती है, तो बजट में वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्कीम्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस बजट में ऐसी कोई स्कीम्स नहीं है कि जो एकदम से आसमान से टपक गई हैं। ठीक है, वो सब कॉन्टिन्यूएशन है, पहले से उन स्कीम्स की बात चल रही थी, पहले से उस सेक्टर में काम चल रहा है, उसी के ऊपर उसको कैरी फॉरवर्ड करने का काम किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये बजट चाहे इस बार के बच्चे हों, चाहे अगली बार जो 2025 का केस देंगे, चाहे इस बार के जो बच्चे हैं या फिर जो यूपीएससी इस बार ही देने जा रहे हैं, उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये इसके स्टैटिक पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब इस बार का बजट जो है उसमें खास क्या है, मैं आपको ये जो पीआईबी का डॉक्यूमेंट है ये दिखाना चाहता हूं। पीआईबी के डॉक्यूमेंट में अगर आप बजट को अच्छे से समझना चाहते हो, जो पीआईबी का डॉक्यूमेंट है उसको आप अच्छे से पढ़िए, आपको बजट पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा। तो इस बार का जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक तेलुगु पोइट जो हैं उनकी सेइंग से स्टार्ट किया ये। ठीक है, और तेलुगु में उन्होंने वो सेइंग बोली, पर हमें तो तेलुगु आती नहीं, तो इंग्लिश में उसका मतलब था, ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, ए कंट्री इज इट्स पीपल। ठीक है, तो कोई भी देश जो है वो सिर्फ उस देश की टेरिटरी, सिर्फ वो उस देश का जो इलाका है या फिर जो सॉइल है उससे कोई देश नहीं बनता है, कोई भी देश वहां के लोगों से बनता है। तो बेसिकली ये लाइन से शुरुआत करने के पीछे मकसद क्या है कि ये जो बजट है, ये बजट बेसिकली लोगों के लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है, बेसिकली ये बताने की कोशिश फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारा जो बजट है इट इज पीपल ओरिएंटेड। ठीक है, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम जो पुअर सेक्टर से लोग आते हैं, जो इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं है, जो फार्मर्स हैं, जो वुमेन हैं, जो भी ऐसा तबका है सोसाइटी का जो किसी तरह से भी डाउन ट्रॉडन है, उनको हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और थीम क्या है इस बार के बजट का? सबका विकास। द थीम इज सबका विकास। ठीक है, अब ये सबका विकास वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है, ये इस सरकार का एक टाइप से स्लोगन है। ठीक है, मोदी जी कब से बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो बेसिकली जो भी स्कीम्स, देखो कोई भी सरकार जब लंबे टाइम तक रहती है तो यही फायदा होता है कि हमें कॉन्टिन्यूशन ऑफ द स्कीम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस बजट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको एकदम से अचंभित कर दे, आपको एकदम से परेशान कर दे। अगर आप ये बोलते हो कि जो टैक्स रिबेट दी गई कि भाई 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें भी अगर 75,000 की डिडक्शंस को ऐड कर दें तो 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी वो कुछ हद तक ये भी हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसा इसमें कुछ किया जाएगा, क्योंकि काफी टाइम से इस चीज के ऊपर बात की जा रही थी कि भाई हमारे देश में जो लोगों की इनकम है, जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की इनकम के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, उतनी सर्विसेज उनको नहीं दी जाती। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें इंडिया को बाकी डेवलप्ड नेशंस के साथ, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर और जहाँ पे इतना टैक्सेशन रेट है, हालांकि इंडिया में इतना टैक्सेशन रेट नहीं है जितना यूरोप में है या फिर जितना यूएस में है, उससे कम ही है, पर फिर भी यहाँ पे सर्विसेज उस लेवल की नहीं है जितना टैक्सेशन रेट है। तो ये टैक्सेशन जो बर्डन था मिडिल क्लास के ऊपर, उसको कम करने की कुछ हद तक कोशिश तो की गई है। ठीक है, वैसे तो कुछ कमेटीज की रिपोर्ट ये भी बोलती थी कि भाई 15 लाख तक ये जो है रिबेट देने का काम होना चाहिए, बट 12 लाख तक अभी ये मिला है, ये भी काफी ज्यादा। पहले तो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब सीधे इसको 12,75,000 तक लेके गए हैं। तो मिडिल क्लास लोग जो 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं, अब उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको अब हम डिटेल में आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने विकसित भारत की बात इस बजट में की है। अच्छा, ये विकसित भारत भी काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो विकसित भारत सरकार हमारी बोल रही है कि 2047 तक हमें इंडिया को विकसित भारत बनाना है। ठीक है, विकसित भारत मतलब डेवलप्ड बनाना है हमें इंडिया को 2047 तक। पर ये बनेगा कैसे, उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स बताए हैं कि ये चीजें हमें करनी होंगी भाई, तो जाके हमारा जो देश है वो विकसित भारत बनेगा। क्या चीजों की बात की गई है? जीरो पॉवर्टी, हमें पॉवर्टी को खत्म करना होगा सबसे पहले। ठीक है, अब पॉवर्टी को मेजर करने के लिए पहले तेंदुलकर कमेटी से पॉवर्टी को मेजर किया जाता था, उसके बाद रंगराजन कमेटी आई। ठीक है, अभी फिलहाल में नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडेक्स है,
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग। इससे हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमें 2047 तक पॉवर्टी को जीरो पॉवर्टी में लेके जाना है। ठीक है, जीरो पॉवर्टी होगी तो ये हमारा देश विकसित बन पाएगा। उसके बाद दूसरी चीज है एजुकेशन। तो एजुकेशन में क्या बोला जा रहा है, 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन दी जाएगी, मतलब जो स्कूल एजुकेशन है उसको बेहतर किया जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज है हेल्थ केयर, तो एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर। ठीक है, क्वालिटी हेल्थ केयर की अच्छी होगी, अफोर्डेबल होगी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम किया जाएगा और कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर होगी। ठीक है, सारी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। इंक्लूसिव वर्ड, ये आजकल आप हर जगह इंक्लूसिव इंक्लूसिव ये चीजें सुन रहे हो, इंक्लूसिव कॉम्प्रीहेंसिव, क्योंकि कोई भी चीज देखो इस दुनिया में ना कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसका किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्शन ना हो। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो इंटरकनेक्टेड वे में ही काम करती हैं। तो हेल्थ केयर आप खाली ऐसा नहीं है कि भाई प्राइमरी हेल्थ केयर पे ही सिर्फ काम करेंगे, सेकेंडरी पे नहीं करेंगे, टर्शरी पे ही करेंगे, सेकेंडरी पे नहीं करेंगे, या फिर टर्शरी पे करेंगे और सेकेंडरी और प्राइमरी पे नहीं करेंगे। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ही काम करना है। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच एक लेके आनी है, ऐसा कहने का इनका मतलब है। उसके बाद 100% स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्किल इंडिया के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, लेबर जो है हमारी स्किल्ड, इंडिया में स्किल्ड लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको दूर किया जाएगा, स्किलिंग की जाएगी लोगों की। उसके बाद एक ये फिफ्थ पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 70% वुमेन जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था में 70% वुमेन का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को आपको मिलेगा, तो ही हम विकसित भारत बना पाएंगे। उसके बाद फार्मर्स मेकिंग और कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अन्नदाता के ऊपर इन्होंने फोकस किया। तो बेसिकली पॉवर्टी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पॉवर्टी को हटाना है, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है, वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन। ठीक है, और उसके बाद फार्मर्स, किसान, किसानों को हमें सशक्त करना है ताकि इंडिया जो है वो क्या बन पाए, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बन पाए। ठीक है, तो इन सब चीजों की बात इस बजट में की गई है। ये 6 चीजें हैं, इनके ऊपर काम करके हम इस देश को विकसित भारत बनाएंगे। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि भाई ये जो बजट है हमारा, ये 4 चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, कितनी चीजों के ऊपर, 4 चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है। वो 4 चीजें क्या हैं, गरीब, पुअर। ठीक है, गरीब की कंडीशन अच्छी होगी तो देश की कंडीशन अच्छी होगी। उसके बाद यूथ, यूथ हमारा जो है वो प्रोग्रेसिव वे में प्रोडक्टिव काम करेगा तो देश आगे बढ़ेगा। फार्मर, अन्नदाता, अन्नदाता की कंडीशन हमें अच्छी करनी होगी। एंड लास्ट नारी, वुमेन। तो ये आपको याद रखने, ये 4 पिलर्स की बात कर रहा है बजट ये हमारा। ठीक है, क्या क्या 4 पिलर्स हैं, गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। तो पूरा बजट जो है वो इन चारों के इर्द गिर्द आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो पॉवर्टी को कम करना है, यूथ को इंपावर करना है, फार्मर्स की कंडीशन को अच्छा करना है और वुमेन की कंडीशन को अच्छा करना है इकोनॉमी में। ये 4 चीजें सेंट्रल हैं इस बजट के लिए। ठीक है, उसके बाद बजट बोल रहा है कि भाई आपको अगर विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए कौन सी चीजें हैं जो इंजन का काम करेंगी। ठीक है, अब गाड़ी को अगर आपको अच्छी स्पीड में सही डायरेक्शन में लेके जाना है तो गाड़ी का इंजन जो है वो भी तो अच्छा होना चाहिए। तो कौन सी चीजें हैं जो ये हमारे देश को विकसित भारत ले जाने की बनाने के लिए इंजन का काम करेंगी। तो 4 चीजों की बात की गई है, कौन कौन सी, एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। तो ये 4 चीजें इंजन हैं जो हमारी जर्नी है टुवर्ड्स विकसित भारत, उसके लिए। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, इस पीडीएफ में ये बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि क्या जर्नी ऑफ डेवलपमेंट कैसी रहेगी हमारी आने वाले टाइम में। देखो, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना है, एमएसएमई सेक्टर के ऊपर करना है, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर करना है और एक्सपोर्ट्स के ऊपर करना है। ये सब चीज आगे देखेंगे डिटेल में कि इन सब के ऊपर क्या क्या काम करने की बात सरकार कर रही है। ठीक है, ठीक है।
तो डेस्टिनेशन क्या है हमारी? विकसित भारत। पहुंचना कहाँ है हमें? विकसित भारत। भारत को डेवलप करना है, विकसित करना है। गाइडिंग स्पिरिट क्या होगी हमारी? कौन सी गाइडिंग लाइट है भाई जिसके चलते आप यहां तक पहुंचोगे? इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मतलब सबको साथ में लेके चलना है। वो चार फैक्टर्स पिछले याद है ना, जिन चार फैक्टर्स की हमने पहले बात की, गरीब, अन्नदाता और यूथ और नारी। तो उन सबको हमें इकट्ठे साथ में लेके चलना है, उन सबकी डेवलपमेंट हमें करनी है। और उसके बाद फ्यूल, कौन सी चीज फ्यूल का काम करेगी? रिफॉर्म्स। जो ये सरकार रिफॉर्म्स की बात, अभी आगे आगे हम देखेंगे रिफॉर्म्स, कौन कौन से रिफॉर्म्स की सरकार जो है वो बात कर रही है। ठीक है, अब ये वही लाइन आ गई, ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, कंट्री इज इट्स पीपल। ठीक है, क्या क्या एस्पायरेशंस हैं हमारी विकसित भारत के लिए? क्या चाहते हैं हम? विकसित भारत कैसा हो? ग्रोथ हमारी एक्सेलरेटेड ग्रोथ। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो हमारा क्या हो? ठीक है, लगभग 10% के आसपास हो। ठीक है, 10% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, 8% से ऊपर होगा तो हम विकसित भारत बना पाएंगे। उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब सेक्टर्स को साथ में लेके चलना है। ठीक है, स्पेंडिंग पावर जो है इंडिया की मिडिल क्लास की वो बढ़ानी है। ठीक है, अब देखो जब आपको कम टैक्स देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसा आपके पास रहेगा स्पेंड करने के लिए। या तो आप उस पैसे को सेव करोगे, सेव करोगे तो भी आपकी जो सेविंग्स हैं, देश की सेविंग्स बढ़ेंगी, या फिर उसको आप स्पेंड करोगे, स्पेंड करोगे तो आप जब ज्यादा स्पेंड करोगे तो मार्केट में कंजम्पशन ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी तो ज्यादा सप्लाई होगी, तो इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी। ठीक है, तो ऐसे ये एक सर्कल जो है वो एक बनता है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हमें करनी है और हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स को भी अपलिफ्ट करना है। ठीक है, नाउ अब ये जो चार चीजें हैं, गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी, उसके ऊपर हम कैसे फोकस करेंगे? ठीक है, सबसे पहले देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर में सरकार ने क्या करने की कोशिश की। एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा करने के लिए सरकार जो है वो क्या कर रही है? सबसे पहले इस बजट में एक स्कीम को अनाउंस किया गया, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा? 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा और ये 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करेगी। बेसिकली फार्मर्स को इनपुट में हेल्प की जाएगी, इरिगेशन फैसिलिटीज में हेल्प की जाएगी। ठीक है, उनको जो भी टेक्नोलॉजी है वो इजीली अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की जाएगी, सीड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को पहले रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में 1.7 करोड़ फार्मर्स को सरकार जो है ये हेल्प करेगी, धन धान्य कृषि योजना, ताकि उनकी जो कृषि है, उनका जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा हो पाए, वो बेहतर हो पाए। ठीक है, तो इसकी बात सरकार कर रही है। उसके बाद मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, कॉटन फार्मिंग को ज्यादा अच्छा करने के लिए। उसके बाद ये जो क्रेडिट देती थी सरकार, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू फार्मर्स को लोन दिया जाता है, ठीक है, कम इंटरेस्ट पे जो लोन दिया जाता है, उसकी लिमिट को बढ़ा दिया। पहले ये 3 लाख तक का लोन दिया जाता था, ठीक है, और अब ये 5 लाख तक का लोन देने की बात सरकार कर रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या किया जा रहा है? ज्यादा लोन फार्मर्स को दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि वो जो इनफॉर्मल सेक्टर से लेंडिंग, इनफॉर्मल सेक्टर से पैसा उधार पे लेते हैं, जिसके चलते फिर जब वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो सुसाइड की जैसी कंडीशंस हमें हमारे देश में देखने को मिलती हैं। तो ऐसी कंडीशंस हमारे देश में ना हो, उसके लिए हमने जो फॉर्मल लेंडिंग है जो सरकार लेंडिंग कर रही है उसको हमने इंक्रीज किया है। ठीक है, अभी भी इतना कुछ करने के बाद भी आपको पता है हमारे देश में 40% जो फार्मर्स हैं, 40% लोन्स जो हैं फार्मर्स के, वो इनफॉर्मल सेक्टर से आते हैं। ठीक है, विच इज ए प्रॉब्लम। तो उसको दूर करने के लिए सरकार ने इसको बढ़ाया है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन्स, ये 7.7 करोड़ फार्मर्स को शॉर्ट टर्म लोन देने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, कि जो हाई यील्डिंग सीड्स हैं उनको डेवलप किया जाए। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट और क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स जो हैं वो डेवलप किया जाए, जिससे हमारी बेहतर क्रॉप्स जो हैं वो उगे। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, अच्छा इस बजट में, जो इस साल का जो ये बजट है, इस बजट में बिहार के लिए आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिहार के लिए काफी स्कीम्स, काफी चीजें जो है सरकार लाई है। बिहार में इलेक्शंस भी आने वाले हैं और बिहार, आपको पता है कोalition में भी बिहार जो है वो सरकार को सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बिहार को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश सरकार ने की है। तो बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, मखाना बोर्ड बनाने की बात की जा रही है।
ठीक है, तो मखाना का जो यूज है, मखाना की कंजम्पशन है, कुछ सालों में आप देख रहे हो कि काफी बड़ी है। ठीक है, तो मखाना जिसके बारे में पहले लोगों को इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब कुछ टाइम से लोगों में ये इन्फॉर्मेशन फैल गई है कि भाई मखाना जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, कितना यूजफुल है वो। तो बिहार में काफी मखाना जो है, इंडिया का सबसे ज्यादा मखाना प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो बिहार है। तो अब वहां पे मखाना की प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, ये सब चीजों को इम्प्रूव करने के लिए एक मखाना बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, बिहार में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, मखाना बोर्ड कहाँ पे बनाया गया। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में पल्सेस में आत्मनिर्भरता के लिए आपने देखा था कि कोविड के टाइम पे कैसे यहाँ पे पल्सेस में शॉर्टेज हमें देखने को मिली थी। तो पल्सेस में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 साल का मिशन जो है सरकार ने वो लॉन्च किया है, जहाँ पे स्पेशल फोकस किया जाएगा 3 दालों के ऊपर, तूर, उड़द और मसूर की दाल के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाएगा, जहाँ पे इनकी क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज को डेवलप किया जाएगा, देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, प्रोटीन कंटेंट इनमें बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इनकी स्टोरेज फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छे से की जाएंगी, और जो फार्मर्स को प्राइस दिया जाता है वो भी बेहतर प्राइस दिए जाएंगे। ओवरऑल बात हम ये कर रहे हैं कि भाई पल्सेस जो हैं वो हमारे देश में कंजम्पशन के लिए हमें यहाँ पे ही मिल जाए, हमें बाहर किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, उसके लिए हम जो हैं पल्सेस में ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक के ऊपर भी बोला गया है कि कैसे भारतीय डाक रूरल इकोनॉमी में कैटलिस्ट का काम करेगी, रूरल इकोनॉमी को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, ज्यादा एक्टिव बनाने के लिए कैसे इंडियन पोस्ट काम करेगी, उसकी बात की जा रही है। अब इंडियन पोस्ट बेसिकली क्या करेगी भाई कि देखो, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का काम करेगी। ठीक है, क्रेडिट सर्विसेज देगी माइक्रो एंटरप्राइजेस को, एज स्मॉल बैंक्स के जैसा काम करेगी, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, और डिजिटल सर्विसेज भी देगी। क्योंकि देखो, हर गांव में, हमारे देश में इतने सारे गांव हैं। ठीक है, भारत बड़े सारे गांव से बना हुआ देश है। ठीक है, 6 लाख से ज्यादा गांव हमारे देश में है। तो अब हर गांव में बैंक्स का होना, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन डाक तो हर गांव में है, इंडियन पोस्ट तो हर गांव में है, तो उन्हीं को क्यों ना हम कन्वर्ट करें, ताकि वो ये सब डिजिटल सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज जो हैं वो वहां के लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो बेसिकली ये कैटलिस्ट का काम करेगा रूरल इकोनॉमी में। आइए आगे चलते हैं। इसी लाइन में आगे किसकी बात कर रहे हैं, अब एग्रीकल्चरल सेक्टर के बाद दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो सेक्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारे देश में है। हमारे देश का 45% एक्सपोर्ट जो है वो एमएसएमई सेक्टर ही करता है, 45% एक्सपोर्ट। तो इधर से आप देख लो कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, तो एमएसएमई सेक्टर को अच्छा करने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और मेक इन इंडिया को और ज्यादा नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने के लिए सरकार क्या क्या चीजें कर रही है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए बोला गया है कि कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करेगी सरकार, और जिसमें 5 लाख की लिमिट होगी। ठीक है, और जो भी माइक्रो एंटरप्राइजेस उद्यम पोर्टल, जो भी इंसान माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे बिजनेस जब करता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है उद्यम पोर्टल के ऊपर। ठीक है, सरकार का एक पोर्टल है जिसका नाम है उद्यम पोर्टल। इस पोर्टल के ऊपर सरकार जो है ऐसे सारे माइक्रो एंटरप्राइजेस को रजिस्टर करती है कि भाई हमारे देश में कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, उनके एक पूरा सरकार के पास डाटा रहता है। तो जो भी ये उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड होंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस, उनको 5 लाख की लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जिससे उनको उनके ऑपरेशंस में कोई दिक्कत ना हो, उनको कभी भी पैसे की शॉर्टेज ना हो। और पहले साल सरकार बोले कि हम 10 लाख ऐसे कार्ड जो हैं वो इशू करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, जो भी माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको इससे जो क्रेडिट सपोर्ट है वो मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो पहली बार कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो वुमेन हो, शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो। ठीक है, वुमेन, शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब, जो पहली बार कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरिंग करने जा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने बोला है कि भाई हम आपको 2 करोड़ तक का टर्म लोन प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, 2 करोड़ तक का टर्म लोन अगले 5 सालों में सरकार जो है उनको प्रोवाइड करेगी, 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, तो एमएसएमई सेक्टर को बेहतर करने के लिए सरकार ये स्कीम्स लेके आई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सरकार जो है मेक इन इंडिया में भी फोकस कर रही है। मेक इन इंडिया में फोकस करने के लिए सरकार क्या कर रही है, देखो,
भारत में ये जो फोकस प्रोडक्ट स्कीम ला रही है फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर, ठीक है। फुटवेयर और लेदर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, आपको पता है हमारा देश कृषि प्रधान देश वैसे है, और कृषि के बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर के बाद सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर होना चाहिए था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होना चाहिए था। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं ना कहीं हमारा कुछ पीछे रह गया है, ठीक है, और सर्विस सेक्टर हमारा आगे निकल गया है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस करने के लिए सरकार मेक इन इंडिया स्कीम लेके आई थी, ठीक है ना। तो मेक इन इंडिया स्कीम के अंतर्गत ही सरकार अब फुटवेयर और लेदर सेक्टर में प्रोडक्शन को एनहेंस करने की कोशिश कर रही है, जिसमें 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी और 4 लाख करोड़ का टर्नओवर किया जाएगा सरकार के द्वारा, जिसमें 1.1 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट सरकार करने की कोशिश करेगी, ठीक है। उसके बाद टॉय सेक्टर को जो है इंडिया को लीडिंग एक्सपोर्टर बनाने की कोशिश सरकार कर रही है टॉयज में, ठीक है। टॉयज इंडिया में वैसे भी काफी जो है अच्छी क्वालिटी के टॉयज इंडिया में बनाए जाते हैं। तो टॉयज में मेड इन इंडिया ब्रांड के टॉयज जो हैं वो इनोवेटिव और अच्छी क्वालिटी के टॉयज बने, इसके लिए सरकार जो है वो कोशिश करेगी। और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, जो फार्मर्स को भी सपोर्ट करता है, जो इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी सपोर्ट करने की कोशिश, इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट की जाएगी बिहार में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कहां पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश सरकार कर रही है, तो कहां पे कर रही है, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करने की कोशिश सरकार कर रही है, जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो यूथ को मिलेंगी इससे, ठीक है। उसके बाद एमएसएमई सेक्टर में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है जो डेफिनेशन है एमएसएमई की, ठीक है, माइक्रो स्मॉल या मीडियम, ये जो 3 कैटेगरीज हैं इनकी डेफिनेशन को रिवाइज किया गया है, ठीक है। पहला क्या था कि भाई माइक्रो एंटरप्राइज हम उसको बोलते थे जिसका करंट इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक होता था, अब उसको रिवाइज करके 2.5 करोड़ कर दिया। स्मॉल के लिए 10 से 25 करोड़ कर दिया, मीडियम के लिए 50 से 125 करोड़ कर दिए, ठीक है। टर्नओवर अगर देखें तो माइक्रो के लिए पहले 5 करोड़ का टर्नओवर होता था तो उसको माइक्रो बोलते थे, अब 10 करोड़ कर दिया उसको, ठीक है। स्मॉल के लिए पहले 50 होता था, अब 100 करोड़ कर दिया। मीडियम के लिए पहले 250 होता था, 500 कर दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डेफिनेशन में हमने ये चेंज किया है, इसके ऊपर एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको आप याद कर लो। नेक्स्ट, अच्छा, इसके बाद सरकार क्या बोल रही है कि भाई हमें लोगों में इन्वेस्ट करना है, इकोनॉमी में और इनोवेशन में कैसे इन्वेस्ट करना है, उन सब चीजों की बात कर रही है सरकार। तो क्या बोल रही है कि सबसे पहले तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जो है उसको हमें सपोर्ट करना है। पोषण अभियान जो सरकार ने चलाया था, और ये आंगनवाड़ी जो स्कीम है सरकार की, बेसिकली जो न्यूट्रिशन है जो बच्चों को देने की बात सरकार करती है, जिस जो हमारे देश में माल न्यूट्रिशन है उसकी प्रॉब्लम हमें काफ़ी देखने को मिलती है, तो उससे लड़ने के लिए पोषण अभियान जो है सरकार ने चलाया उसको अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑन द कैपेसिटी ऑफ आईआईटीज में जो कैपेसिटी है ऑफ द स्टूडेंट्स उसको बढ़ाया जाएगा। उसके बाद डे केयर सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे। उसके बाद भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च की गई है, जिससे क्या होगा, डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक्स को स्कूल्स और हायर एजुकेशन में दिया जाएगा, मतलब जो इंडियन लैंग्वेज की किताबें हैं उनको डिजिटल फॉर्म में दिया जाएगा स्कूल्स को और दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को। उसके बाद नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, यहाँ पे बेसिकली स्किलिंग की बात कर रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग जो है वो सेटअप किए जाएंगे, ग्लोबल एक्सपर्टीज होगी, पार्टनरशिप करेंगे हम दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब्स, इनके बारे में आप कभी काफी टाइम से सुनते आ रहे हो, तो 50,000 लैब्स को सेटअप किया जाएगा अगले 5 साल में अटल टिंकरिंग लैब्स में, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, 500 करोड़ इसके लिए सरकार ने जो है वो बजट रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात अगर हम करें तो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए स्कूल्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में ब्रॉडबैंड जो है वो कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एजुकेशन में भी 10,000 एडिशनल सीट्स जो है वो बढ़ाई जाएंगी और अगले 5 सालों में 75,000 सीट्स को ऐड करने की बात की जा रही है। ये एक बड़ा स्टेप है, जो वैसे ही मेडिकल फील्ड में जो नंबर है उसको बढ़ाया जा चुका है, अभी उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। उसके बाद पीएम स्वानिधि, ये स्कीम आपने सुनी होगी, पीएम स्वानिधि स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने की बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो उसको
रिवैम्प किया जाएगा, मतलब उसको और बेहतर किया जाएगा, एनहेंस किया जाएगा। यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स को, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी की जाएगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए उनको ई श्रम पोर्टल पे उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी। ठीक है। और हेल्थ केयर भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। ठीक है। तो ये सब जो है बेसिकली ये सारी जो स्कीम्स हैं ये नई स्कीम्स नहीं है, ये काफी टाइम से चलती आ रही स्कीम्स हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करने की कोशिश सरकार कर रही है, उन्हीं को कंटिन्यू करने की बात सरकार कर रही है। ठीक है। उसके बाद इसी में आगे सरकार क्या बात कर रही है कि हम जो है स्टेट्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो किसको देंगे, स्टेट को देंगे, ताकि स्टेट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए जरूरी होता है। अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री हैं तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाना चाहिए, जिससे देश में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ज़्यादा काम हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जिससे कंजप्शन इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी जो है आपकी ग्रोइंग इकोनॉमी होगी, ग्रोथ आपकी बढ़ेगी। ठीक है। तो यही स्टेट्स को ग्रो कराने के लिए सरकार जो है 1.5 लाख करोड़ का आउटले लेके आई है, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी स्टेट को दे रही है। तो उसके बाद जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% कवरेज की बात की जा रही है 2028 तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में सरकार बोल रही है कि भाई हम स्टेट्स को एडिशनल 0.5% जितनी उनकी जीएसडीपी है उसका 0.5% एडिशनल बोरो करने का हम उनको जो है वो परमिशन दे रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद एसेट मोनेटाइजेशन प्लान में 2025 से 30 तक सरकार जो है वो 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की बात कर रही है। उसके बाद अर्बन चैलेंज फंड में सिटीज को एज ग्रोथ हब्स बनाने के लिए 1 लाख करोड़ जो है उसको खर्च किया जाएगा, जिससे जो सिटीज हैं उनमें वाटर सैनिटेशन वो जो है ज्यादा बेहतर किए जाएंगी। ठीक है। उसके बाद मैरीटाइम डेवलपमेंट में सरकार ने 25,000 करोड़ का कॉर्पस जो है वो दिया है मैरीटाइम डेवलपमेंट करने के लिए, और इसमें 49% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो सरकार इसमें करेगी। न्यूक्लियर एनर्जी में सरकार जो है एक्टिव पार्टनरशिप लाएगी प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है। तो उसको ज्यादा बेहतर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट न्यूक्लियर एनर्जी में की जाएगी। उड़ान इस स्कीम जो है आप जानते हैं, उड़े देश का आम नागरिक, बेसिकली ये स्कीम को लाया गया था ताकि जो एयर फेयर्स हैं उनको सस्ता किया जा सके, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ताकि आम नागरिक जो है वो उड़ पाए बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह हवाई जहाज की सैर कर पाए। तो इसके लिए सरकार जो है 120 नए डेस्टिनेशंस पे एयरपोर्ट्स बनाने की बात कर रही है, और अगले 10 सालों में 4 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी करने की बात सरकार कर रही है उड़े देश का आम नागरिक। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ बिहार के लिए यहाँ पे देखो फिर से ग्रीन फील्ड, बहुत सारे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स, मतलब बिल्कुल नए सिरे से एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे जहां पे पहले एयरपोर्ट नहीं हुआ करता था। ऐसे बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स जो हैं वो बिहार में बनाए जाएंगे, और फाइनेंशियल सपोर्ट की जाएगी। ये वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट जो है इसमें सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बात बिहार को कर रही है। उसके बाद स्वामी फंड जो है, ये फंड बेसिकली 15,000 करोड़ का फंड है जो 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स को दिया जाएगा। बेसिकली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जो लोग अभी घर अपना नहीं बना पाए पिछले वाली स्कीम्स के अंडर, तो उसमें 15,000 करोड़ का सरकार और ज्यादा फंड लेके आई है, जिससे 1 लाख यूनिट्स को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। टूरिज्म की बात करें तो 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स को डेवलप किया जाएगा स्टेट्स की पार्टनरशिप में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे, जितनी स्टेट जो ज्यादा परफॉर्म करेगी उसको उतना इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है। स्ट्रीमलाइन ई वीजा प्रोवाइड करेगी सरकार। मुद्रा लोन्स देगी होम स्टे को। मुद्रा लोन्स जो है ये एमएसएमई सेक्टर में लोन्स दिए जाते हैं, तो सरकार बोल रही है कि होम स्टे जो लोग बनाएंगे, होम स्टे का कल्चर अभी काफी टाइम से देखने को मिल रहा है, अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे लोग होम स्टे बनाते हैं, तो जो भी लोग होम स्टे बनाएंगे उनको सरकार मुद्रा लोन देने की बात कर रही है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार लेके आई है यूथ के लिए टूरिज्म सेक्टर में, और ईज ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी सरकार टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये सब चीजें सरकार कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे सरकार जो है पीएम रिसर्च फेलोशिप की बात कर रही है कि 10,000 फेलोशिप्स आईआईटीज और आईआईएससीज में सरकार जो है वो प्रोवाइड करेगी। इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट में 20,000 करोड़ की एलोकेशन सरकार ने की है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वैसे ही हमारा देश पीछे है। हमारा देश R&D में कुल 0.8% से भी कम जो है वो
0.8% ऑफ जीडीपी से भी कम जो है वो खर्च करता है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। उसके बाद जीन बैंक बनाया जाएगा क्रॉप्स के लिए, ठीक है, ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, अच्छी क्रॉप्स जो हैं वो आपकी बने। ज्ञान भारतम मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो पुरानी आपके पास लिखी हुई चीज़ें हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, उनकी कंजर्वेशन की जाएगी। नेशनल डिजिटल रिपॉजिटरी एक बनाई जाएगी इंडियन नॉलेज सिस्टम की, जिससे आपका जो पुराना नॉलेज है, जो इंडिजिनियस पुराना नॉलेज है इंडिया का, उसको हम कंजर्व कर पाएं और उससे हमारे देश की और पूरे विश्व स्तर पे लोगों की मदद हो पाए। तो ये एक बहुत ही बेहतर स्टेप है ज्ञान भारतम मिशन। उसके बाद नेशनल जियोस्पेटियल मिशन, इसमें बेसिकली लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की जाएगी लैंड रिकॉर्ड्स की, अर्बन प्लानिंग की जाएगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सबको जीआईएस के थ्रू हम क्या करेंगे, जो है पीएम गति शक्ति के अंडर सबको एक साथ जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो सरकार इस बजट में लेके आई। तो काफी होलिस्टिक बजट ये आपको देखने को मिल रहा है कि हर सेक्टर को यहाँ पे इंक्लूड करने की बात की है। एक्सपोर्ट्स को देखो, एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स को हम कैसे बढ़ाएंगे। एमएसएमई सेक्टर की सपोर्ट जो है वो हमें चाहिए, क्योंकि 45% ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स एमएसएमई सेक्टर करते हैं। तो यहाँ पे, और दूसरा भारत ट्रेड नेट की बात कर रहे हैं कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए। ग्लोबल सप्लाई चेन्स की इंटीग्रेशन की जाएगी, कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स जहाँ जहाँ पे आपका ट्रेड है पूरी दुनिया में, उनको वहाँ पे कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। जीसीसीज की बात कर रहे हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जहाँ से बेसिकली ज़्यादा एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं, तो उनको ज़्यादा टायर 2 सिटीज़ में भी बनाया जाएगा। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, एयर कार्गो के लिए जो है वो अपग्रेड की जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म है, जो आपको याद रखना है, बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा सकता है, कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें एफडीआई को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो पहले 49% हुआ करता था, फिर 49% से 74% किया, और अब 74% से 100% एफडीआई जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउ कर दिया सरकार ने। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो किया है। उसके बाद ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो है वो लेके आइए, ताकि रूरल एरियाज में क्रेडिट जो है उसको अच्छा किया जाए। उसके बाद नैफिड की बात कर रहे हैं, नेशनल बैंक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है ये नैफिड, तो उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड जो हैं वो उनको सेटअप किया जाएगा, पार्शियल क्रेडिट एनहेंस किया जाएगा, उसमें क्रेडिट फैसिलिटीज जो है उनको एनहेंस किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में। ठीक है, तो इसमें ये एफडीआई वाला पॉइंट आप याद रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टैक्स रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो चर्चित बात रही वो टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर रही। टैक्स रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि हम एक न्यू इनकम टैक्स बिल लाएंगे। हमारे देश में जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, काफी पुराना एक्ट है और काफी उसमें प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली हैं, तो उसको नया जो एक्ट है वो लाया जाएगा। उसके बाद रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। ठीक है, जन विश्वास बिल लाया जाएगा, 100 से ज्यादा जो कि क्रिमिनल सेक्शंस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा बेसिकली। तो टैक्सेशन को यूजर फ्रेंडली, सिटीजन फ्रेंडली करने की कोशिश ये सरकार काफी टाइम से कर रही है, कि भाई फेसलेस टैक्सेशन हम करेंगे, हम, ताकि लोग जो हैं वो डरे नहीं। टैक्स, जब भी किसी को भी कोई टैक्स का घर पे कोई कागज आता है कि भाई आपने टैक्स नहीं दिया, तो लोग डर जाते हैं कि हमसे कोई क्राइम हो गया है। ठीक है, तो सरकार बेसिकली क्या कोशिश कर रही है कि लोग टैक्स के रिलेटेड अगर कुछ उन्होंने किया भी है क्राइम, तो उससे डरे ना, वो उसको आराम से हैंडल किया जा सके। ठीक है, जिससे हमारा जो टैक्सेशन है वो बढ़े। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में 7 टैरिफ रेट्स को रिमूव किया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरकार ने अब बोला है कि एक सेस या सरचार्ज से ज्यादा नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, सरकार पहले सेस के ऊपर सेस, सरचार्ज के ऊपर सरचार्ज ऐसा लगा दिया करती थी, तो एक सेस के से यहाँ सरचार्ज से ज्यादा नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या किया गया है, जो एलईडी और एलसीडी टीवीज हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है जीएसटी से, इनडायरेक्ट टैक्स से। ठीक है, उसके बाद कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरीज को एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, हैंडीक्राफ्ट और लेदर सेक्टर में जो है इसको एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इसको ड्यूटी फ्री किया गया है। ठीक है, उसके बाद मेडिसिन सेक्टर में देखो, यहाँ पे फार्मा सेक्टर में 36, ये इंपॉर्टेंट है, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनको एग्जेम्प्ट लिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, तो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स जिनके ऊपर पहले इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता था, उसको अब एग्जेम्प्ट लिस्ट में डाल दिया, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा।
6 मेडिसिन को 5% में डाला हुआ है, ठीक है, और 37 मेडिसिन और 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनको हमने एग्जेम्प्ट लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। और ये बेसिकली ये मेडिसिन कौन सी मेडिसिन हैं, जो रेयर कैंसर जैसे जो घातक बीमारियां हैं जिनसे आपकी डेथ हो सकती है, उन बीमारियों में ये मेडिसिन काम आती हैं आपकी, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की बात करें तो जो टैक्स स्लैब्स हैं, अच्छा ये काफी बच्चों का डाउट है कि सरकार तो बोल रही है कि आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है, फिर भी ये टैक्स स्लैब्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो 12 लाख और इसमें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं, तो 12,75,000 तक तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर 12,75,000 से आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है तो फिर आपको इन स्लैब्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। बेसिकली जैसे मान लो एक एग्जांपल के, जैसे यहाँ पे 24 लाख तक की बात की गई, तो मान लो आपकी इनकम 25 लाख है, ठीक है। अब अगर आपकी 25 लाख इनकम है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, नहीं, फिर आपकी टैक्स स्लैब्स जो है वो ये वाली टैक्स स्लैब्स काम करेंगे। अगर 12,75 से कम है तो फिर कोई टैक्स नहीं दोगे, पर जैसे ही 12,75 से 1 रुपया भी ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये वाली टैक्स स्लैब्स आपके ऊपर लगेंगी। तो 25 लाख क्योंकि ये 12,75 से ऊपर है तो ये सारी टैक्स स्लैब्स, तो 0 से 4 लाख के लिए कोई टैक्स नहीं दोगे आप 25 लाख में अपने, ठीक है। तो 4 लाख आपकी जो ये उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर 4 से 8 में कितना लगेगा, 5%, ठीक है। तो 4 से 8 लाख में 4 लाख है तो 4 लाख पे 5% टैक्स दोगे, फिर अगले 4 लाख पे 10% दोगे, फिर अगले 4 पे 15% दोगे, फिर अगले 4 पे 20% दोगे, और फिर अगले 4 पे 25% दोगे, और 24 से ज्यादा आपका कितना है, 1 लाख, तो अगले 1 लाख पे कितना दोगे, 30% दोगे। तो ऐसा आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज की बात कर रहे हैं, टीडीएस, यहां पे बात कर रहे हैं कि भाई जो टैक्स डिडक्शन लिमिट है सीनियर सिटीजन्स के लिए उसको डबल कर दिया 50,000 से। देखो बेसिकली जब आपकी जो एफडी होती है कोई बैंक में, उसके ऊपर जब आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो अगर आपका वो इंटरेस्ट पहले 50,000 से कम होता था तो उसके ऊपर सरकार कोई टीडीएस आपका नहीं काटती थी, ठीक है। लेकिन अब इस लिमिट को जैसे 50,000 से ऊपर हो जाता था तो सरकार उसके ऊपर टीडीएस काटती थी। अब सरकार ने बोला कि भाई अगर 50,000 से इसको इंक्रीज करके 1 लाख कर दिया, कि अगर आपका जो एफडी है उसके ऊपर अगर जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है वो 1 लाख तक बन रहा है तो आपका टीडीएस नहीं काटेंगे, ठीक है, ये इसका मतलब है। और उसके बाद जो रेंट है, अगर आपकी रेंटल इनकम है, अगर आपकी साल की पहले जो होता था ये होता था कि 2.4 लाख तक आपका टीडीएस नहीं कटता था, ठीक है, 2.4 लाख से ज्यादा अगर आपका रेंट है तो फिर आपका टीडीएस कटता था। पर अब सरकार ने बोला है कि अगर आपका 6 लाख तक आपकी अगर रेंटल इनकम है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये काफी राहत की बात सरकार ने इसमें की है, ठीक है। उसके बाद वॉलेंटरी कंप्लायंस, मतलब आप जो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू, अब टाइम लिमिट को इंक्रीज किया गया है कंप्लायंस को अच्छा करने के लिए, कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस किया गया है, ठीक है। ठीक है, ये बाकी से। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा रुपीज है, रुपी है, ये आ कहां कहां से रहा है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास कहां से आ रहा है, भाई देखो 24% पैसा हमारा कहां से आ रहा है, बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज, मतलब जो हमने लोन लिया हुआ है, जो हमारा पैसा नहीं है, जो हम लोन ले रहे हैं। तो अभी भी हमारे देश में बोरोइंग जो है वो 24% है, पर इससे घबराने की बात नहीं है। कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज जो है वहां पे बोरोइंग्स जो है वो हमेशा ज्यादा ही रहेंगी, ठीक है। तब तक बोरोइंग से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक हम बोरोइंग्स जो हैं, जब तक हम लोन जो है वो हम प्रोडक्टिव कामों में लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर लगाएंगे, तो मतलब हम कुछ वैल्यू जनरेट कर रहे हैं उससे, तो तब तक तो हमें इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम ये लोन लेके पिज्जा खा लें सिर्फ, ठीक है ना, कंजप्शन के लिए लोन लेना बुरी बात है, लेकिन काम करने के लिए लोन लेना बुरी बात नहीं है। तो अगर ये लोन सरकार जो है काम करने के लिए ले रही है तो ये अच्छा लोन है, इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा खर्चा, सबसे ज्यादा पैसा की जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, लोन के थ्रू आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इनकम टैक्स से आ रहा है, 22% जो है इनकम टैक्स से आ रहा है। और उसके बाद जीएसटी एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्स 18%, और कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वहां से आ रहा है 17%, ठीक है। तो ये आप सीक्वेंस याद रखना। उसके बाद नॉन टैक्स रिसीट्स जो हैं सरकार की 9% है, ठीक है। कस्टम से 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स 1%, और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज जो हैं वो 5%, ठीक है। उसके बाद जा कहाँ रहा है हमारा पैसा, सबसे ज्यादा पैसा हमारा कहाँ जा रहा है भाई, देखो सबसे ज्यादा पैसा
इंटरेस्ट पेमेंट, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट, जो हम लोन ले चुके हैं अब उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना है, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स में हमारा सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं, सबसे ज्यादा बेसिकली सबसे ज्यादा जा रहा है स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, कि जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है वो स्टेट्स को बांटना होता है, तो 22% वहां जा रहा है। दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। ठीक है, इसमें डिफेंस और सब्सिडी नहीं है पर, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में डिफेंस और सब्सिडी को हटा के बात कर रहे हैं। सब्सिडीज का हमारा 6% कॉन्ट्रीब्यूशन है सब्सिडीज का, डिफेंस हमारा 8% है बजट का। ठीक है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 8%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 8%, बाकी का एक्सपेंडिचर 8% और पेंशन हम दे रहे हैं 4%। ये हमारा खर्चा है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ डाटा है। हमारी जो रिसीट्स हैं दो टाइप की होती हैं, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट्स मतलब एकदम से जहां पे ज्यादा पैसा आता है सरकार के पास उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब छोटा छोटा पैसा जो आता रहता है उसको रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं, मोटी भाषा में ये समझो आप। तो 2024-25 में हमारा जो है बजट एस्टिमेट था रेवेन्यू रिसीट का 31.3 लाख करोड़, और आया कितना? 30.9 लाख करोड़। और अभी का 25-26 का हमारा बजट एस्टिमेट है 34.2 लाख करोड़। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स जो हैं वो 2024-25 में 6.9 जो था वो टारगेट था, पर आया कितना? 6.3। और अब हमारा 25-26 में जो टारगेट है वो है 16.4 लाख करोड़। ठीक है, और एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 25-26 के लिए 15.5 लाख करोड़। ठीक है, यहाँ पे बजट एस्टिमेट 15 का था कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर कर नहीं पाए 15, 13.2 ही कर पाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार को ज्यादा करना होता है, जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी सरकार उतना ही ज्यादा इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये 13 अभी हम इसको इंक्रीज करके 15.5 तक लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा 37.1 था एस्टिमेटेड और 37 हुआ, और इसको 25-26 में 39.4 तक हमने एस्टिमेट किया है। ठीक है, डेफिसिट्स की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट 2025-26 का हमारा जो टारगेट है वो है 4.4। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि भाई आपका कितना आपकी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से। ठीक है, और इसमें हम जो डेट क्रिएटिंग इनकम है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है ना, वो इनकम जो लाइबिलिटी है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। और फिर हम देखते हैं क्या डिफरेंस है रेवेन्यू में और एक्सपेंडिचर में, और उसमें देखें तो हम 4.4 जो है हमारा जीडीपी का वो क्या है? फिस्कल डेफिसिट हमारा टारगेट है ये 4.4। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट 1.5 है, और प्राइमरी डेफिसिट जो है ये प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली होता है कि हम कितना पैसा जो लोन ले रहे हैं वो हम इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही लगा रहे हैं। मतलब हम लोन किस लिए ले रहे हैं? सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए अगर हम लोन लें तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट बढ़ जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि भाई हम जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए लोन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 0.8% है, मतलब हम 0.8% जो पैसा है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में खर्च कर रहे हैं, बाकी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, ये कुछ ट्रेंड्स दिए हैं। ठीक है, इनको आप देख लेना। बाकी सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है सरकार जो है डिफेंस पे कर रही है, दूसरे नंबर पे रूरल डेवलपमेंट, ये सीक्वेंस याद रखना, तीसरे नंबर पे होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, फिर एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, ये सब सोशल वेलफेयर एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स लास्ट में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बजट में आई होप हमने डिस्कस कर ली हैं। जो भी स्कीम्स बजट में दी जाती हैं वो स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मेंस में आप काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से ले सकते हो, लिख सकते हो, और प्री में भी काफ़ी चीज़ें जो हैं आपके काम आ सकती हैं। ठीक है, तो थैंक यू, शुक्रिया।